हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडे क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की जो OOA है, जिसको फुल फॉर्म है जिसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ये मॉडलिंग क्या होती है, साथ ही साथ हम इस टॉपिक के साथ एक टॉपिक और पढ़ लेंगे, डेटा मॉडलिंग कि डेटा मॉडलिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 23 है, तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं हम। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसी के बेस पे डेटा बनाए जाते हैं और जो भी क्रिटिकल या हम बोले कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर एप्लीकेशंस है उनको प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम फॉलोइंग आर द मेन स्ट्रेटजीज दैट आर मेनली अप्लाइड, यानी कि कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम मुख्य रूप से यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखते हैं हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम फ्रेंड्स OOA भी बोलते हैं, यानी कि अगर हम पेन ले लेते हैं एक बार आपको दिखाने के लिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम OOA भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा पहला है। यहाँ पे दो स्ट्रेटजीज हैं मेनली। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्रॉब्लम इज एनालाइज्ड। प्रॉब्लम क्या होती है, एनालाइज हो चुकी होती है बाय डिकम्पोजिंग इट इनटू ऑब्जेक्ट। किस तरह से, ऑब्जेक्ट्स में जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी एनालिसिस किया जाता है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, यानी कि बांट दिया जाता है। किसमें, ऑब्जेक्ट्स में बांट दिया जाता है। और यहाँ पर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देने के बाद हर एक ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पर इफेक्ट देखा जाता है कि किस ऑब्जेक्ट का क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या रिफ्लेक्ट आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है। तो द ऑब्जेक्ट इन दिस मॉडल रिफ्लेक्ट द एंटिटीज एंड ऑपरेशंस ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करती है कि प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी एंटिटीज़ है या जो भी ऑपरेशंस है उनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करने का मीन हमारा किससे, शो करने से। ये दर्शा देगी जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी एंटिटीज़ होंगी या जो भी यहाँ पर ऑपरेशंस होंगे, ये ऑब्जेक्ट उनको दर्शा देंगे। दूसरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, यानी कि हम पहले एनालिसिस किया हमने, उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन। तो डिज़ाइन की हम यहाँ बात करें तो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज डेवलप्ड बाय मॉडलिंग, यानी कि किसके द्वारा यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया, डेवलप किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को मॉडलिंग के द्वारा। द आइडेंटिफाइड रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे आइडेंटिफाई की भी रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ पे जो डिज़ाइन प्रिपेयर कर ली जाती है, जो डेवलप डिज़ाइन का यहाँ किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि C++ है, जावा है, इनको काम में लिया जाता है। तो समझ में आया फ्रेंड्स, ये हमारा एक इंट्रो है कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में मेनली हम दो प्रकार की स्ट्रेटजी काम में लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, जो कि पूरा बेस होता है ऑब्जेक्ट पे, जहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट में, और हर एक ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस देखने के लिए उसका रिफ्लेक्शंस देखा जाता है। सेकंड हमारा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। उसके बाद जब हम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करने के लिए कोई भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम में लेते हैं, जैसे C++, जावा। क्योंकि C++ में भी क्या है, एक कंसेप्ट आता है UPS का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जहाँ पे क्लास बनती है, उसको हम इनहेरिट भी करवा सकते हैं, उसकी एनकैप्सुलेशंस भी होती हैं। तो जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में लेते हुए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा मॉडलिंग।
डेटा मॉडलिंग में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ क्या है डेटा मॉडलिंग में। डेटा मॉडलिंग कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा स्टोर्स एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। डेटा मॉडलिंग किस काम में आती है कि जो हमारे पास में, जैसे कि अभी हमने अभी ये इंट्रो पढ़ा हमने, यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एनालिसिस पढ़ रहे थे या मॉडलिंग हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट डिकम्पोज हो गया, यानी कि बहुत छोटे छोटे भागों में, अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया। अब डिवाइड तो हो गया, उन सभी में क्या है, डेटा है। अब उनको हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से रिलेशनशिप भी शो करना पड़ेगा, तभी हमारा एप्लीकेशन रन हो पाएगा विदाउट एनी एरर। तो यहाँ पे डेटा मॉडलिंग यही काम करता है, टू रिप्रेजेंट द कंटेंट्स ऑफ डेटा स्टोर्स एंड रिलेशनशिप। जो भी डेटा स्टोर्स के या रिलेशनशिप के जो कंटेंट्स हैं, किसके बीच में, अमॉन्ग देम, डेटाओं के बीच में, उनको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। कौन, डेटा मॉडलिंग। क्योंकि रिप्रेजेंट नहीं करेगा, अगर रिलेशनशिप नहीं बताएगा, तो हमने जो डिकम्पोजिंग की है ऑब्जेक्ट्स की, वो आपस में मिल कर के वो इंटरफेस नहीं कर पाएंगी एक दूसरे से, और रिजल्टेंट क्या होगा कि हमारा एप्लीकेशन रन ही नहीं होगा, या अगर उसमें बहुत सारी एरर्स आएंगी। और जो भी हम फंक्शंस अगर काम में ले रहे हैं और अगर वो डिपेंडेंसी है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेशनशिप उनका है ही नहीं, तो ओवरऑल हमारे जो एप्लीकेशंस जो हमारा प्रिपेयर होगा, उसकी इफ़िशियंसी क्या होगी, सही नहीं होगी, और उसकी एक्यूरेसी भी क्या होगी, सही नहीं होगी, और यह भी संभव है कि वो एप्लीकेशन रन ही ना हो, काम ही ना करे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस नोटेशन प्रोवाइड नो डायरेक्ट मैकेनिज्म फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस रिलेशनशिप। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर एनालिसिस नोटेशन जो होता है, यहाँ पर ये किसी भी तरीके की ऐसा कोई भी मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करता जिससे कि जो हमने अभी ऊपर की लाइन में पढ़ी है कि हम रिलेशनशिप को शो कर सकें ऑब्जेक्ट्स के बीच की या डेटा के बीच की। लेकिन जो डेटा मॉडलिंग है ये ऐसा नहीं करता। ये डेटा के बीच में अगर आपने डिकम्पोज किया है, आपके पास में अगर ऑब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा हैं, तो वो उनके बीच में रिलेशनशिप को क्या करेगा, शो करेगा। इन डेटा मॉडलिंग वी फोकस ऑन डेटा। सिंपल सी बात है, डेटा मॉडलिंग में हमारा पूरा फोकस किस पे होगा, डेटा पे ही होगा। टू डिफाइन डेटा ऑब्जेक्ट्स, डेटा के ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना। देयर एट्रीब्यूट्स, उनके एट्रीब्यूट्स को बताना या उनको डिफाइन करना। एंड देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर, और जो डेटा है उनके अगर एक से ज़्यादा डेटा है या हम बोले ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको बताना। विच लीड टू डेवलप ए डेटा नेटवर्क ऑफ द गिवन सिस्टम, जो कि पूरे सिस्टम में क्या करता है, एक लीड बनाता है, लाइक ए डेटा नेटवर्क। तो डेटा मॉडलिंग, हमारी डेटा की मॉडलिंग करने का मीन क्या हो गया यहाँ पर, डेटा का एक ऐसा नेटवर्क बना देना जो लीड करता है पूरे डेटा को, जिसमें वो डेटा को डिफाइन भी करता है, एट्रीब्यूट्स भी बताता है, और एक से ज़्यादा डेटा के बीच की रिलेशनशिप को भी बताता है। ये हमारा फ्रेंड्स क्या है, हो जाएगा डेटा मॉडलिंग हो जाएगा। डेटा मॉडलिंग इज़ वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब सी लैंग्वेज बनी थी तो क्योंकि सी लैंग्वेज ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी प्रोग्रामर्स के लिए, तो उन्होंने उसमें एक नया कंसेप्ट जोड़ा, ओप्स का, ऑब्जेक्ट उन्होंने ऐड कर दिया। और ऑब्जेक्ट को ऐड करने के बाद जो लैंग्वेज आई उसका नाम C++ दिया गया। और इससे क्या फ़ायदा है कि यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होते हैं या जो हम बोले जो जटिल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको बनाने के काम में आती है। लाइक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस एप्लीकेशन इन विच डेटा विथ देयर रिलेशनशिप आर रिक्वायर्ड टू मैनेज डेटा। यानी जैसे कि यहाँ पे उदाहरण बता रहा है कि जैसे ऐसा कॉम्प्लेक्स डेटाबेस एप्लीकेशन आप बना रहे हो जहाँ पे डेटा क्या करता है, सभी डेटा को मैनेज करता है उनकी रिलेशनशिप के साथ में।
यानी कि सभी डेटा के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए और यहाँ पे ज़रूरी होता है कि वो सभी डेटा को क्या करे, मैनेज करे। तो यहाँ पे इस तरीके की अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको डेटा की मॉडलिंग करनी ही पड़ेगी, यानी ऑब्जेक्ट्स काम में लेने ही पड़ेंगे। और अगर आपके पास में डेटा बहुत ज़्यादा है तो उनको डिकम्पोज करना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स में, उनके बीच में रिलेशनशिप आपको बतानी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर फ्रेंड्स आप ऐसा कर पा रहे हैं तो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आपका एप्लीकेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव और एक्यूरेट होगा। आगे हम बात करें डेटा ऑब्जेक्ट्स की। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, डेटा एट्रीब्यूट्स क्या होती है, एंटिटी क्या होती है। तो देखिए डेटा ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या है। डेटा ऑब्जेक्ट्स इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा ऑब्जेक्ट क्या है, हमने बात किया ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कंटेन वेरियस टाइप ऑफ डेटा and data objects mean a object which only contain a data। कहने का मीन एक ही आ रहा है दोनों का। तो ए डेटा ऑब्जेक्ट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा में इंफॉर्मेशन ही तो होगी रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन है, रिलेटेड टू योर टास्क। तो डेटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंफॉर्मेशन को। डेट मस्ट बी अंडरस्टूड बाय सॉफ्टवेयर, जिसको कौन समझ सके, सॉफ्टवेयर समझ सके। एंड डेट हैज़ ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एट्रीब्यूट्स, और जिसके अंदर अलग अलग तरीके की बहुत सारी उसकी डेटा की प्रॉपर्टीज होगी, एट्रीब्यूट्स होंगे। या हम इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सब एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि उसको यूज में कौन लेगा, सॉफ्टवेयर यूज में लेगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये डेटा ऑब्जेक्ट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल इंफॉर्मेशंस को। ए डेटा ऑब्जेक्ट कैन बी एन एक्सटर्नल एंटिटी। जो डेटा ऑब्जेक्ट है वो हमारी एक्सटर्नल एंटिटी होती है या हो सकती है, क्योंकि डेटा बाहरी एक्सटर्नल एंटिटी होती है, बाहरी एंटिटी होती है। अब देखिए डेटा कोई कंप्यूटर अपने आप तो क्रिएट करने वाला है नहीं, ये एक्सटर्नल एंटिटी होगी, क्योंकि डेटा जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो यूज़र के द्वारा किया जाएगा। तो जिस भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा होगा, क्योंकि रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट्स के आपस में एक दूसरे से, तो जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए वो इनपुट्स होगा वो ऑब्जेक्ट उसको कंटेन कर लेगा, उसको एज्यूम कर लेगा, और प्रोग्रामिंग में या हम बोले कि उसको जो भी है टास्क रनिंग में है, जो भी है ऑपरेशंस रनिंग में है, वहाँ पर उसको काम में लेगा। तो डेटा ऑब्जेक्ट हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल एंटिटी ही होती है। अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे एक पर्सन और एक जीप की। ए पर्सन और ए जीप कैन बी व्यूड एज डेटा ऑब्जेक्ट इन द सेंस दैट आइदर कैन बी डिफाइंड इन द टर्म ऑफ ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। यानी कि हम एक किसी आदमी को या और जीप को हम कैसे देख सकते हैं, एक डेटा ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं। किस सेंस में कि हम उसको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की। जैसे कि इसको ऐसे समझिए कि आदमी है जिसको हम बोल सकते हैं ड्राइवर। ड्राइवर का क्या होगा, नाम होगा, ठीक है, उसके पास लाइसेंस होगा, लाइसेंस नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा। जीप का क्या होगा, जीप का गाड़ी नंबर होगा, ठीक है, उसका जो चेसिस नंबर होता है वो होगा, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये हमारी क्या हो गई, एट्रीब्यूट्स। अब इन दोनों के आपस में क्या होगी, रिलेशनशिप। जैसे कि ये पर्सन इस नंबर की गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, तो ये इस सभी की क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स। अब जैसे हम बात करें पर्सन अगर हम ऑब्जेक्ट बना दें तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पर्सन से रिलेटेड मैंने बताया, उसका नाम, एड्रेस, लाइसेंस नंबर, ये इसकी क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। तो एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन उन कैसे भी हों उनके बीच में रिलेशनशिप ज़रूरी है। डेटा ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। डेटा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ए पर्सन कैन ओवन जीप, एक पर्सन की खुद की जीप, वेयर द रिलेशनशिप ओवन एम्प्लाइज ए स्पेसिफिक कनेक्शन बिटवीन पर्सन ए जीप। जहाँ पर यहाँ पे रिलेशनशिप क्या ओवन का है, ओवन का है, जो ओवन यहाँ पे एम्प्लाइज हो रहा है एक स्पेसिफिक कनेक्शन के लिए।
बिटवीन पर्सन और जीप की, क्योंकि वो जो जीप है वो खुद उस पर्सन की है। तो यहाँ पे पर्सन और जीप हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हो गए। इन दोनों के पर्सन और जीप से रिलेटेड यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस है वो इसकी हमारी क्या हो गई, एट्रीब्यूट्स हो गई हैं। या हम बात करें कि ये हमारी क्या कहलाएंगी, डेटा इन्फो, या हम बोले इन्फॉर्मेशंस हो गई हैं। और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ये हमारा क्या कहलाता है, डेटा ऑब्जेक्ट्स कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स। अभी आपने समझ लिया है एट्रीब्यूट्स क्या होता है, फिर भी हम देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए डेटा ऑब्जेक्ट्स। जो डेटा के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, एट्रीब्यूट्स को। जाहिर सी बात है कि एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट्स के अंदर है जो कि क्या बताते हैं, इंफॉर्मेशंस बताते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है क्या नहीं है। ये इसके क्या बताएंगे, इंफॉर्मेशंस बताएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। एज ए एट्रीब्यूट्स की तरह यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे। द 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर, यहाँ पे 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लेते हैं हम। नेम इज इंस्टेंस ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट। इसका नेम, किसका, डेटा ऑब्जेक्ट का नेम। एज इंस्टेंस की तरह डिस्क्राइब द इंस्टेंस, और जो भी यहाँ पर आपने इंस्टेंस या हम बोले जो भी उदाहरण आपने लिया है उसमें यहाँ पे डिस्क्राइब होना। मैक रेफरेंस टू अनदर इंस्टेंस इन अनदर टेबल, और किसी दूसरे टेबल में क्या करना, रेफरेंस किसी दूसरे इंस्टेंस का यहाँ पे क्या देना, रेफरेंस देना। तो बेसिकली यहाँ पे ये 3 रूल्स हैं। One or more of the attributes must be defined as an identifier. अगर एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हैं तो हम यहाँ पे ज़रूरी है कि हम उनको किस तरह से डिफ़ाइन करें, एज ए आइडेंटिफायर की तरह। आइडेंटिफायर की तरह उसको हम यहाँ पर डिफ़ाइन करें। द आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स बिकम ए की। जो आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स होते हैं, अब देखिए आइडेंटिफायर में क्या होगा, आइडेंटिफायर के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। वो एक की होती है व्हेन वी वांट टू फाइंड एन इंस्टेंट ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट। और किस तरह की होती है वो, कि जब हम चाहते हैं क्या, कि व्हेन वी वांट टू फाइंड एन इंस्टेंट ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी डेटा ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस को, उनसे किसी भी उदाहरण को, किसी भी अवसर या सबूत को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज identifier attributes as a key. And here we are using identifier attributes because when one or more of the attributes are made together, then it is must to define as an identifier. जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप उसको एट्रीब्यूट्स ना बोल करके आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स बोले, जो एक की तरह काम करती है किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट्स को और डेटा ऑब्जेक्ट्स के इंस्टेंस को फाइंड करने के लिए। फॉर सम केसेस वैल्यूज फॉर द आइडेंटिफायर आर यूनिक। कुछ एक उदाहरणों में हम देखेंगे आगे जब और हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे कुछ एक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू होती है किसकी, आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स की, ये यूनिक होती है, एक की ही होती है, इसकी जैसी कोई दूसरी वैल्यू नहीं होती है। ऑल्दो दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट, जबकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टू रिड्यूस द रिडंडेंसी, टू रिड्यूस द रिडंडेंसी यानी कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्स्ट्रा इंस्टेंस है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, और टू प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन द टेबल, और जो टेबल है उस टेबल के अंदर तालमेल प्रोवाइड करने के लिए, दीज डेटा ऑब्जेक्ट्स टेबल आर फॉर्मलाइज्ड बाय अप्लाइंग सम नॉर्मलाइजेशन रूल। तो इन डेटा
ऑब्जेक्ट्स की जो टेबल है इनको हम क्या कर देते हैं, फॉर्मलाइज कर देते हैं, किसके द्वारा, नॉर्मलाइजेशन रूल्स को अप्लाई करके। इससे कि क्या होता है कि जो इनकी जो एक्स्ट्रा जो हम बोले जो इनकी रिडंडेंसी होती है ये रिड्यूस हो जाती है। साथ ही साथ इन जो भी यहाँ पे डेटा है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी बनी रहती है। यहाँ टेक्निकली वर्ड हम बोले कि डेटा के बीच की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। डेट विल रिजल्ट इन ए रिलेशनल मॉडल फॉर द डेटा। और रिजल्ट क्या होता है उसका कि ये डेटा किस में आता है, इन ए रिलेशनल मॉडल में आता है। क्योंकि मैंने बोला ना कि इनके बीच में अगर हम यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर जो भी रिडंडेंसी है अगर हम उसको रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे पास में केवल एक एक वैलिड यहाँ पे वैल्यूएबल टेबल ही बचती है। और अगर हम उस टेबल को भी फॉर्मलाइज कर देते हैं फॉर्मलाइजेशन रूल के द्वारा तो उनके बीच के डेटा की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। उसका रिजल्ट क्या होगा कि इन डेटा को हम कहाँ काम में लेंगे, रिलेशनल मॉडल में काम में लेंगे। दीज नॉर्मलाइजेशन रूल्स आर डिस्कस बिलो। अभी हमने आपको बोला कि हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि जो भी रिडंडेंसी होती है हम इसको रिड्यूस कर देते हैं किसी भी नॉर्मलाइजेशन रूल्स को काम में लेते हुए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ नॉर्मलाइजेशन रूल्स हैं, ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए गिवन इंस्टेंस ऑफ ए डेटा ऑब्जेक्ट हैज ओनली एंड ओनली वन वैल्यू फॉर ईच ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस होगा, कोई भी उदाहरण होगा डेटा ऑब्जेक्ट्स का, तो वह केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही वैल्यू रखेगा, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं रख सकता है, या एक ही वैल्यू दो ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं रख सकता है, वो केवल एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही वैल्यू रखेगा। एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट एलिमेंट्री डेटा आइटम्स। एट्रीब्यूट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट्री, जो भी एलिमेंट्री डेटा आइटम्स हैं उनको। दे शुड कंटेन नो इंटरनल स्ट्रक्चर। और एट्रीब्यूट्स होता है वो कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करते हैं। और किसी भी एप्लीकेशन में जो कि ऑब्जेक्ट बेस होती है उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो एट्रीब्यूट पर बेस ना होकर के ऑब्जेक्ट बेस होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट्स नहीं बनाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। When more than one attribute is used to identify a data object, जब क्या हो रहा है यहाँ पर, जब मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई के लिए काम में लिए जा रहे हैं। बी श्योर, यहाँ पे श्योर होना बहुत ज़रूरी है, आश्वस्त होना बहुत आवश्यक है कि रेफरेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट। कि यहाँ पे जो भी रेफरेंशियल है या जो भी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता हो, जो भी एंटायर ऑब्जेक्ट है, जो हमारा पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता हो। एंड नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग डेट वुड बी आइडेंटिफाई बाय ओनली पार्ट ऑफ द आइडेंटिफायर। एंड नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जिसको केवल यहाँ पे क्या किया गया हो, आइडेंटिफायर के द्वारा ही आइडेंटिफाई किया गया हो। एंटायर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास में जो भी एंटायर ऑब्जेक्ट है उन सभी एंटायर ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, किसको, एट्रीब्यूट्स को। All the non-identifier attributes must represent some characteristics of the instance named by the identifier of the data object and describe some other attributes that is not an identifier। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो नॉन आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स हैं must represent some characteristics of the instance नेम बाय द आइडेंटिफायर। वो भी क्या करते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं जिनको नेम्ड जिनका होता है आइडेंटिफायर के द्वारा, और
जो कि डेटा ऑब्जेक्ट होते हैं, एंड डिस्क्राइब सम अदर एट्रीब्यूट्स, और कुछ अदर एट्रीब्यूट्स को भी वो डिस्क्राइब करते हैं। डेट इज नॉट एन आइडेंटिफायर, जो कि आइडेंटिफायर नहीं होते हैं, बट जो नॉन आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। अगला हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास में है एंटिटी रिलेशनशिप। व्हाट इज एंटिटी रिलेशनशिप? द मेजर कंपोनेंट्स यूज इन द ERD are data objects, attributes, relationship and several types of indicators। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको केवल थ्योरी बता रहा हूँ, आगे हम देखेंगे इसके डायग्राम को भी कि उसमें क्या होता है कि जो भी रिलेशनशिप होती है उसको, या हम बोले जो भी एंटिटी होती है, उन एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट की या एक एट्रीब्यूट्स की बहुत सारी एंटिटी हो सकती है। जैसे कि हम बात करें कस्टमर की एंटिटीज़ क्या हो सकती है, उसका नाम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस है, रेजिडेंस एड्रेस, ये इसकी एंटिटी हो गई। और ये रिलेटेड हो सकती है, डिपेंडेंस हो सकती है दूसरे एंटिटी से या दूसरे एट्रीब्यूट से, और ये आपस में इनके बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे जो एंटिटी रिलेशनशिप है, इनके बीच में जो मेजर कंपोनेंट जो यूज में लिया जाता है ERD या डायग्राम में, और हम इसको जो एंटिटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, जो भी एट्रीब्यूट्स या एंटिटी होती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ERD डायग्राम को काम में लेते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इसका पूरा नाम होता है, जहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होती है, एट्रीब्यूट्स के रिलेशनशिप होते हैं, और सर्वल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। द डेटा ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेबल्ड रेक्टेंगल्स। जो डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो डेटा के ऑब्जेक्ट्स होंगे, आगे हम इसको डायग्राम में देखेंगे फ्रेंड्स, इसलिए इसका थ्योरी याद रखिएगा कि जो डेटा के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल के थ्रू। रिलेशनशिप आर शोन विथ डायमंड बॉक्स। जो रिलेशनशिप होती है उसको डायमंड बॉक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड कनेक्शंस बिटवीन द डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स आर एस्टैब्लिश्ड यूजिंग डिफरेंट स्पेशल कनेक्शंस लाइन। और जो भी है यहाँ पे बात करें हम कि जो भी कनेक्शंस हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स के बीच में, या किसी और दूसरे एक डेटा ऑब्जेक्ट से दूसरे डेटा ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी कनेक्शंस हैं, उसको यहाँ पे किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है, कुछ कनेक्शंस लाइंस को काम में लेकर के। तो इस तरीके से कुछ बॉक्स होते हैं यहाँ पर, कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं, लाइंस होती हैं, डायमंड बॉक्स होते हैं, जिनका अपना अपना मीन होता है। और इस तरह के बॉक्सेस को, फ्लो लाइंस को हम काम में लेते हुए जो भी रिलेशनशिप होती है, जो भी एंटिटी होती है किसी भी एट्रीब्यूट्स या ऑब्जेक्ट्स की, तो हम उसको ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो कि एक डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप लाइंस इंडिकेट्स that each instance of an entity may have a relationship with instance of the connected entity and vice versa। जो रिलेशनशिप लाइंस होती हैं, एक एंटिटी अगर कनेक्ट हो रही है दूसरी एंटिटी से, यानी रिलेशनशिप जो लाइन है वो इंडिकेट करती है कि जो ईच इंस्टेंस है, जो प्रत्येक उदाहरण है किसी एंटिटी के, वो क्या रखते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं किससे, विथ इंस्टेंस ऑफ द कनेक्टेड एंटिटी, कि वो लाइन जिससे कनेक्टेड है उस उदाहरण की एंटिटी से वो कनेक्शंस रखते हैं। और इसी तरीके से उसके लिए भी लागू होता है कि जिससे कनेक्टेड है, माना A कनेक्टेड है B से, तो हम ये बोल सकते हैं कि A यहाँ पे है, A का रिलेशनशिप B से है। और इसी तरह हम B के रेफरेंस में भी, B के लिए भी हम बोल सकते हैं कि B का रिलेशनशिप किससे है, A से है। तो अगर यहाँ पे रिलेशनशिप लाइन आपस में दो ऑब्जेक्ट को जोड़ रही है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या होगा, रिलेशनशिप होगा। और इस रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, रिलेशनशिप लाइंस को काम में लेते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा डेटा मॉडलिंग, जहाँ पर हम डेटा बना रहे हैं, उनकी मॉडलिंग कर रहे हैं, उनको डिफाइन कर रहे हैं। डेटा का हम यहाँ पे
ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बना रहे हैं, उनकी एंटिटी बना रहे हैं, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा मॉडलिंग का कंसेप्ट है ये पूरा होता है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये जो हमारा वीडियो सेशन आज का ये अच्छा लगा होगा और पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे फ्रेंड्स हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।